नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज के इस खास शो में हम आपको दिखाने वाले हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर जिस पर होनी चाहिए आपकी नजर। राजनीति से लेकर कूटनीति तक और खेल के मैदान से लेकर युद्ध के मैदान तक, हर वो खबर जिसने खबरों की दुनिया में मचा रखी है खलबली। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं फाइनल रिपोर्ट और बताते हैं आज की वो खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। सबसे पहली खबर यूपी से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन का असर अब देश के हर कोने में दिखने लगा है। गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। मंगलवार को लूथरा ब्रदर्स के क्लब को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। गोवा नाइट क्लब आग मामले में सौरभ और गौरव लूथरा के स्वामित्व वाले रोमियो क्लब पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। इस क्लब में 7 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई थी। गोवा पर्यटन के डेप्यूटी डायरेक्टर धीरज बागले ने कहा कि हम समुद्र तट की ओर से अतिक्रमण को ध्वस्त करेंगे। ध्वस्त किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल लगभग 198 वर्ग मीटर है। हम सीएम से लेके जो हम लोग को डायरेक्शंस मिली, डीजी सर, सब लोग हम लोग स्पॉट पे गए और जो हमें एक्शन लेना है अपनी तरफ से 100% करने की सोच रहे हैं। कि एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था जिसमें 25 लोगों की डेथ हुई। उन सब की बॉडीज को आइडेंटिफाई करना, रिलेटिव्स को देना, पोस्टमार्टम करवाना। दिल्ली धमाके की जांच के सिलसिले में एनआईए ने कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की है। आतंकी डॉक्टर आदिल और बिलाल की निशानदेही पर श्रीनगर में छापा मारा गया। यह कार्रवाई दिल्ली में हुए धमाके की जांच का हिस्सा है। इसमें एनआईए को कई अहम सुराग मिले हैं। दिल्ली में लाल किले के पास हुए आत्मघाती आतंकी हमले और उसमें लिप्त व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मंगलवार को अनंतनाग और कुलगाम में छापेमारी की। एनआईए की टीम के साथ आतंकी डॉक्टर आदिल राथर और उसका साथी जासिर बिलाल भी था। संबंधित सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम डॉक्टर आदिल राथर और जासिर बिलाल वानी को लेकर के जिला अनंतनाग में मट्टन के ऊपरी भाग में एक संदिग्ध शख्स के घर और जंगल में गए। इसके अलावा वो एनआईए की टीम के साथ काजी कुंड के साथ सटी एक पहाड़ी पर भी गए। डॉक्टर आदिल और जासिर को साथ लेकर छापेमारी। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि डॉक्टर आदिल और जासिर बिलाल वानी ने उन जगहों पर निशानदेही की जहां वो आतंकियों और उनके कुछ ओवर ग्राउंड वर्करों से मिले थे। इसके अलावा उन्होंने वो जगह भी दिखाई जहां कथित तौर पर उन्होंने आतंकी हमले के लिए ड्रोन के संचालन के साथ साथ हथियार चलाने और आईडी तैयार कर उसे किसी जगह लगाने का अभ्यास किया था। आपको बता दें कि डॉक्टर आदिल राथर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। उसी की निशानदेही पर ही जीएमसी अस्पताल अनंतनाग के एक लॉकर से असॉल्ट राइफल बरामद की गई थी। डॉक्टर आदिल राथर का बड़ा भाई मुजफ्फर फरार है और उसके अफगानिस्तान में छिपे होने की संभावना है। जासिर बिलाल और डॉक्टर आदिल दोनों ही पड़ोसी हैं। आत्मघाती हमलावर बनने को तैयार था जासिर। बताया जाता है कि जासिर भी आत्मघाती हमलावर बनने को तैयार हो गया था, लेकिन वो बाद में मुकर गया। उसने कथित तौर पर विस्फोटक तैयार करने, ड्रोन और रॉकेट से आतंकी हमले करने की योजना तैयार करने और उसके लिए ड्रोन भी तैयार करने का प्रयास किया था, लेकिन अभ्यास के दौरान वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ और उसने अपना इरादा बदल दिया। जासिर बिलाल के पिता उसके आतंकी बनने से हताश हो गए और 16 नवंबर को आत्मदाह किया था और एक दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। संबंधित सूत्रों ने बताया कि एनआईए की टीम ने डॉक्टर आदिल और जासिर बिलाल की निशानदेही पर कुछ उपकरण और अन्य सामान बरामद किया, जिसकी जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले कुछ समय से परेशानियों का सामना कर रही है और इसके साथ साथ यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक हफ्ते में 4,500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इस बीच डीजीसीए ने इंडिगो की 10% फ्लाइट को कम करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट देखते हैं।
वैसे तो इंडिगो को आसमानी उड़ान का वो बाज कहा जाता था जिसने उड़ान भरी तो अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेगी। लेकिन 2 दिसंबर से अब तक उस आसमानी उड़ान के बाज पर लगातार खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। एक के बाद एक कई फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। 7 दिनों में 4500 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। सबसे पहले 2 दिसंबर को 200 फ्लाइट्स पर ब्रेक लगा। इसके बाद 3 दिसंबर को 150 से ज्यादा, 4 दिसंबर को 550 फ्लाइट्स रद्द हो गई। ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। 5 दिसंबर को 1600, 6 दिसंबर को 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। 7 दिसंबर को 650 फ्लाइट्स पर इंडिगो ने ब्रेक लगाया। देश भर में इंडिगो पर संकट जारी है। यात्रियों को लगातार परेशानी हो रही है। एयरपोर्ट पर यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है। इससे यात्रियों में काफी नाराजगी है। मेरा सफर पूरा कैंसिल हो गया था। मैसेज आया कल कि कैंसिल हो गया। अब फिर दूसरी फ्लाइट करके मैं यहाँ आया। अब मुझे आया कि उदयपुर, दिल्ली से उदयपुर वाला फिर से वो जाने की वो प्रोग्राम चालू है। तो अभी आप यहाँ पे दूसरा टिकट ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं? नहीं, पूरा कैंसिल करवा रहे हैं। पूरा कैंसिल कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब यात्रा दूसरी तरह से करेंगे। जी जी। एयरपोर्ट पे आके हमें पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है। सुबह हमने वहाँ पे वेब चेक इन किया तो वेब चेक इन एक्सेप्ट हो गया, और यहाँ से हैदराबाद और हैदराबाद टू गोवा दोनों ही एक्सेप्ट हो गया, और 6 लोगों की टिकट थी, सारा एक्सेप्ट हो गया। हमने 3 डिफरेंट चेक इन किया और सब एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे आके पता चल रहा है कि कैंसिल्ड है। हम लोग गोवा जा रहे थे और हमारी टिकट इंडिगो में थी। हमने घर से वेब चेक इन वगैरह सब कुछ कर लिया था। हमें घर पे सब कुछ ऑन टाइम दिखा रहा था फ्लाइट वेबसाइट पे। यहाँ आके हमें पता चला कि फ्लाइट कैंसिल्ड है। वहीं पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक के दौरान इंडिगो संकट पर साफ कहा कि नियम जरूरी, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो। इंडिगो फ्लाइट्स स्केड्यूल में 5% की कटौती करने का फैसला लिया है। साथ ही कल शाम 5 बजे तक इंडिगो को बदला हुआ स्केड्यूल जारी करने के निर्देश दिए हैं। इंडिगो फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को अपनी आगे की यात्रा योजनाएं बदलनी पड़ रही हैं। कई यात्रियों ने काउंटर पर वैकल्पिक व्यवस्था और रिफंड की मांग की। ये एक बड़ा मैसेज है। अगर देखा जाए तो आज भी इंडिगो की लगभग 150 की फ्लाइट अभी तक सुबह से अगर देखा जाए तो कैंसिल हो चुकी हैं। खुद आईजीआई के तीनों टर्मिनल से अगर देखा जाए तो यहाँ भी 2 दर्जन से अधिक फ्लाइट कैंसिल हुई है। तो ये सिलसिला अभी भी जारी है। अभी भी यात्रियों को परेशानी है। अभी भी यात्री इंतजार कर रहे हैं कि ये सिचुएशन सही हो, लोगों को दिक्कत ना आए। लोगों के मन से जो एक डर आ गया कि इंडिगो की फ्लाइट अगर मेरा टिकट है तो कैंसिल ना हो, ये दिक्कत जो है इसमें कम करने की आवश्यकता है। इसमें इंडिगो को एक्टिव होना पड़ेगा। जिस तरह से लगातार यात्री परेशान होकर के काउंटर पे आ रहे हैं, उनको एक सुरक्षित मैसेज देना होगा। अब देखना होगा कि कब तक इंडिगो अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके यात्रियों को फिर से बेहतर सुविधा दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। संसद में वंदे मातरम पर चल रही बहस के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में विपक्ष पर निशाना साधा। शाह ने जवाहरलाल नेहरू पर इसके 2 टुकड़े कर तुष्टीकरण शुरू करने और इंदिरा गांधी पर आपातकाल के दौरान वंदे मातरम बोलने वालों को जेल भेजने का गंभीर आरोप लगाया। संसद में वंदे मातरम पर बहस का आज दूसरा दिन रहा। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद देश में सियासी घमासान छिड़ गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वंदे मातरम पर भाषण दिया, तो आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्यसभा में वंदे मातरम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत तब से थी जब वंदे मातरम बनी थी। आजादी के आंदोलन में भी थी और आज भी है, और 2047 में जब भारत महान राष्ट्र बनेगा तब भी रहेगी। कल कुछ सदन सदस्यों ने लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहेगी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा। वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम।
कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी, 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में पलटा। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में सदन में वंदे मातरम के गान को बंद कर दिया गया था। 1992 में भाजपा सांसद श्रीराम नाइक ने वंदे मातरम को फिर से गाने की शुरुआत का विषय उठाया। उस समय नेता प्रतिपक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लोकसभा के स्पीकर से कहा कि इसका गान सदन में होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष संसद में एसआईआर का मुद्दा उठा रहा है। एक तरफ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के लीडर राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आए, तो वहीं विपक्षी दल भी उनका साथ देते दिखे, जिसकी वजह से सदन में खूब हंगामा देखने को मिला। संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर खूब जोर शोर से चर्चा देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज लोकसभा में एसआईआर का मुद्दा उठाते नजर आए, तो वहीं विपक्षी दल भी उनका साथ देते नजर आए और मोदी सरकार को घेरते नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में हुए हरियाणा असेंबली चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और इलेक्शन कमीशन पर चुनावी हेरफेर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान सदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस ने देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये असहज करने वाला सत्य है, लेकिन इसे कहना होगा। राहुल ने कहा कि राष्ट्रपिता की हत्या के बाद उनके समान भारत के विजन को नष्ट कर दिया गया। Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सभी जानते हैं कि कैसे भारत के विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलरों की नियुक्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि इसे कोई मतलब नहीं कि व्यक्ति की योग्यता क्या है, बस उसकी एक ही योग्यता है कि वो संघ से जुड़ा हो। राहुल के इस भाषण पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई और उन पर चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप लगाया। इसी के साथ लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस में बोलते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर कई सवाल उठ रहे हैं। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। कांग्रेस के अलावा भी कई विपक्षी दल एसआईआर का खुलकर विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों में कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस की चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एसआईआर के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से बड़ी तादाद में अवैध नागरिकों के आने का मुद्दा उठता रहा है। ऐसे में इस मुद्दे ने बीजेपी और टीएमसी के बीच भी सियासी लकीर खींच दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और कांग्रेस नेता नवजोत कौर ने अपने 500 करोड़ रुपए वाले बयान पर यू टर्न ले लिया है। नवजोत कौर का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पंजाब की राजनीति में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के 500 करोड़ रुपए वाले बयान पर बवाल खड़ा हो गया था। हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ की अटैची देता है। राज्य भले ही अलग अलग हो, लेकिन पंजाब से लेकर कर्नाटक तक कांग्रेस पार्टी में सियासी सिंहासन की खींचतानी की स्क्रिप्ट एक सी लगती है। गौर से देखिए, नवजोत कौर सिद्धू पंजाब की सियासत में बड़ा नाम है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी, जिन्होंने अपनी तरकश से सीएम फेस के लिए 500 करोड़ की अटैची वाले तीर अपनी ही पार्टी पर दाग दिए। तब वो आएंगे,
तब वो आ जाएंगे, पर अदरवाइज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और खुश हैं, बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेशन की लाइफ है। हाँ, आपसे पैसे की डिमांड करी आगे आने के लिए? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्सी देता है। नवजोत कौर सिद्धू के बयान के बाद पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया। पंजाब कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया और इसके बाद उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगा दिया। साइड वाली बात को इतना प्रोमिनेंट कर दिया, जबकि साफ कहा था मैंने, हमसे कभी किसी ने पैसे नहीं मांगे, पर हमने सुना है कहते आप सीएम, क्वेश्चन क्या था कि आपको सारा पंजाब चाह रहा है, आप सीएम क्यों नहीं बन रहे? हमने कहा सीएम बनने के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए, हमारे पास वो 500 करोड़ नहीं है, क्योंकि हम 5000 करोड़ इकट्ठा नहीं करते। वहीं नवजोत कौर के बयान के बाद बीजेपी अब कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। पंजाब कांग्रेस की नेता और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नवजोत सिंह सिद्धू जी की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू जी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का पद कम से कम 500 करोड़ रुपए अटैची में आप दें, उसके बगैर संभव नहीं है, और कांग्रेस में आरोप पहली बार नहीं लगा है। पंजाब की सियासत में नवजोत सिंह सिद्धू बड़ा नाम है, लेकिन उनकी सियासी ख्वाहिश ना बीजेपी में रहते हुए पूरी हो सकी और ना ही कांग्रेस में। कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन सीएम की कुर्सी पर बैठाया नहीं। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद से सियासी पिच से गायब सिद्धू परिवार 2027 के लिए एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। अब नवजोत कौर ने कांग्रेस के सामने सिद्धू को 2027 के मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की शर्त रख दी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस में 500 करोड़ रुपए की अटैची वाली बात कहकर नवजोत सिंह सिद्धू की सियासी राह को आसान बनाने की बजाय और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नाम से धमकी मिली, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभिनेता मुंबई में बिग बॉस की ग्रैंड फिनाले के सेट पर शूटिंग में व्यस्त थे, जहां उन्हें धमकी भरे कॉल आए। धमकी देने वालों ने सलमान खान के साथ काम न करने और रंगदारी की डिमांड रखी है। भोजपुर सिने स्टार और बहुचर्चित अभिनेता पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी मिली है। वे मुंबई के बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। भोजपुरी स्टार मूल रूप से भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के जोखरी गांव के निवासी हैं। उनकी मां और परिवार के सदस्य आरा शहर के नवादा थाने क्षेत्र के पकड़ी में भी रहते हैं। उनके बड़े भाई रानू सिंह ने बताया कि पवन सिंह इस वक्त मुंबई में है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर शनिवार और रविवार की शाम लगातार 2 बार धमकी भरा कॉल और मैसेज आ चुका है। सामने आई जानकारी के अनुसार रविवार की शाम 7:15 बजे जब पवन सिंह बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले के सेट पर शूटिंग में व्यस्त थे, तो उस समय भी फोन कॉल आया था। धमकी देने वाले बिग बॉस में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ काम न करने के साथ रंगदारी भी मांग रहे हैं। सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस को मौखिक सूचना देने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल को शिकायत दी गई है। बिग बॉस के शूटिंग सेट पर होने की वजह से भोजपुरी स्टार से विस्तृत बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन पवन सिंह की सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले पवन बिहार चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक भी थे। उन्हें चुनाव के समय भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक मल्टी सिटी साइबर थ्रेट केस का खुलासा किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर को भेजे गए धमकी भरे ईमेल की गुत्थी सुलझाते हुए क्राइम ब्रांच ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। 7 दिसंबर 2025 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ऑफिशियल ईमेल पर एक धमकी भरा मेल आया। मेल में खुद को प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा बताते हुए पैसे की मांग की गई थी। यही ईमेल बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर को भी पिछले दिनों भेजा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। क्राइम ब्रांच ने ईमेल में दिए गए मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रैक की, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने गुरुग्राम से मोहित नाम के युवक को हिरासत में लिया, जिसके नाम और ईमेल आईडी का दुरुपयोग कर धमकी भरे मेल भेजे गए थे। पूछताछ में मोहित ने बताया कि पिछले कई दिनों से उसे इंटरनेशनल कॉल्स, फर्जी QR कोड और धमकी भरे ईमेल मिल रहे थे। कुछ मेल ऐसे ईमेल आईडी से भेजे गए थे जो उसकी पहचान से मिलते जुलते बताए गए थे।
जब जांच को आगे बढ़ाया गया तो मामला एक निजी रंजिश का निकला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मोहित से पूछताछ के बाद 22 साल के अभय को दिल्ली के साकेत से गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि अभय ने मोहित से झगड़े के बाद बदला लेने के लिए पूरी साइबर हैरेसमेंट कैंपेन तैयार कर ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक अभय ने कई फर्जी ईमेल आईडी बनाकर वीपीएन और स्पूफिंग टूल्स का इस्तेमाल किया और दिल्ली और बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर को धमकी भरे मेल भेजे। ये इंसिडेंट है 7/12/2025 का। इसमें एक मल्टीपल ईमेल्स रिसीव होती है। सीपी दिल्ली को भी ऑफिशियल जो ईमेल एड्रेस है उस पर एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थ्रेटनिंग मैसेज आता है, जिसमें वो जो ईमेल सेंडर है वो लिखता है ये एक मैसेज वार्निंग है दिल्ली पुलिस के सभी पुलिस स्टेशंस को, मुझे पैसे पेमेंट कर दें नहीं तो वरना बहुत मौतें होंगी, बहुत जान जाएंगी। तो इस तरह का एक थ्रेटनिंग ईमेल भेजा जाता है जो ऑफिशियल ईमेल पे है, और ये सिर्फ सीपी दिल्ली को नहीं, सीपी बैंगलोर को भी भेजा गया। इतना ही नहीं, राजस्थान पुलिस के पीसीआर पर भी इंटरनेशनल वर्चुअल नंबर से धमकी भेजी गई। आरोपी ने मोहित के नाम से रेप, मर्डर जैसे फर्जी साइबर शिकायतें भी दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी के पास से वो मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है जिससे फर्जी ईमेल और शिकायतें भेजी जाती थीं। फोन से काफी डेटा डिलीट किया गया है जिसे रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक अभय बीसीए का छात्र है और फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट भी करता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। ये पीसीआर गंगानगर का जो था राजस्थान पुलिस का, वहाँ पे ही भेजा गया। तो जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो राजस्थान में अलग थी, यहाँ पर अलग थी। और इन्होंने जो बैंगलोर में मैसेज था उसमें था कि ब्लास्ट होंगे एयरपोर्ट और मॉल्स में, और सिमिलरली ऐसा थ्रेट एक गंगानगर में भी दिया गया। तो इसमें जो एक कहानी निकल के आई उसमें हमने एक आदमी जो है उसको अरेस्ट करा। इनिशियली जो जिसके नाम से भेज रहा था, नाम था मोहित लड़के का, जो फ़ोन नंबर भी था एसोसिएटेड जो अकाउंट से उसका नाम मोहित था। लेकिन हमें एक पता चला कि इसमें जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी गई कि मोहित ने ऑलरेडी साइबर हरासमेंट की कंप्लेंट्स कर रखी हैं। संवेदनशील सरकारी ईमेल पर भेजे गए धमकी भरे मेल की ये बड़ी साजिश एक निजी रंजिश से जुड़ी निकली, लेकिन इस मामले ने साइबर दुरुपयोग की गंभीरता और खतरनाक स्तर को एक बार फिर सामने ला दिया है। रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। देश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक नए दौर की शुरुआत आध्यात्मिक शहर वाराणसी से होने जा रही है। भारत का पहला और दुनिया का तीसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे 31 दिसंबर से शहर में चलने के लिए तैयार है। वाराणसी में बन रहा ये रोपवे शहर के ट्रैफिक को कम करने की दिशा में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वाराणसी डेवलपमेंट बोर्ड के मुताबिक समीक्षा बैठक में सभी वेंडर्स को 31 दिसंबर से पहले सारे काम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। कैंट से गोदोलिया तक आने जाने का सफर जो सड़क से 45 मिनट लेता है वो अब आसमान से सिर्फ 16 मिनट में पूरा होगा। इस रूट पर कैंट, रथ यात्रा और विद्यापीठ 3 बड़े स्टेशन होंगे। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट तक पहुंचना अब आसान और तेज होने वाला है। करीब 4.2 किलोमीटर लंबा ये रोपवे वाराणसी कैंट स्टेशन को गोदोलिया तक जोड़ेगा। इस रूट पर कुल 5 स्टेशन होंगे: वाराणसी छावनी कैंट, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोदोलिया चौक। और सबसे खास ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो मॉडल है जो न सिर्फ यात्रियों को बल्कि सामान ढुलाई को भी सपोर्ट करेगा। परियोजना पर करीब 815 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लगभग 148 गोंडोला, हर एक में 10 यात्री बैठ सकेंगे और रोजाना करीब 96,000 लोग इस नए आसमानी सफर का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस समय तो खैर रोपवे का बहुत तेजी से ट्रायल चल रहा है और हमारे ख्याल में जिस हिसाब से काम चल रहा लग रहा है कि अगले वर्ष 9 वर्ष पे इसकी शुभारंभ हो जाएगा। सौगात काशी को मिल जाएगा रोपवे के लिए, जो कि आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक अच्छा सहूलियत भरा रहेगा और एक नया अनुभव मिलेगा घूमने के लिए बनारस का। ये तो सबसे पहले बता दें कि बहुत अच्छा है, पहली बार हम लोग को देखने को ऐसा मिल रहा है और भारत का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये, और ये पर्यटकों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक रहेगा। ये कैंट रेलवे स्टेशन से जो भी आते हैं एकदम आसानी से वो गोदोलिया चौराहे तक गंगा जी तक जा सकते हैं। हाँ, बहुत तेजी से इस टाइम चल रहा है। ये 31 दिसंबर तक सर ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा इनका। पर्यटक हो, तीर्थ यात्री हो या स्थानीय लोग, सबके लिए सफर तेज, सुरक्षित और आसान होने वाला है। काशी की सड़कों पर राहत और शहर के भविष्य में एक नई उड़ान
दोनों साथ साथ दिखने वाली है। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा की रिपोर्ट। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।